गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है दैट इज एमेनोरिया। ठीक है, तो हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का जो कंटिन्यूशन है वो है आज का टॉपिक एमेनोरिया। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने आर्थ्रोनास देखा था, आर्थ्रोनास। ठीक है, जो आर्थ्रोनास हमने लास्ट वीडियो में आयुर्वेदिक व्यू पढ़ा था उसी का ही ये है मॉडर्न कोरिलेशन एमेनोरिया। ठीक है, तो देखिए जो एमेनोरिया है इसमें पहले इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग में क्या आ रहा है, ए का मीन्स हो गया एब्सेंस, क्लियर। एंड मेनोरिया, मेनोरिया में भी पहले ओरिया देखेंगे। ओरिया का मीनिंग क्या होता है, एनी डिस्चार्ज, कोई भी डिस्चार्ज। ठीक है, और मेनोरिया का मतलब क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज। तो नाम से ही पता चल रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज, या आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है, अब सेम चीज डेफिनेशन में चली जाएगी। ठीक है, सेम डेफिनेशन में क्या, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन is called amenorrhea। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसके टाइप्स। तो देखो टाइप्स, वैसे तो एमेनोरिया के मेनली दो ही टाइप होते हैं, एक प्राइमरी एमेनोरिया, एक है सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, हम इसको कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, दैट इज एमेनोरिया। एमेनोरिया में एक फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और एक आ जाएगा पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो देखो जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है ये मेनली 4 स्टेजेस में होता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स टोटली इट्स डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, मीन्स ऐसा एमेनोरिया जिसके अंदर कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होती है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल रीजन के कारण होता है, तो वो हो गया आपका फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिनके अंदर एमेनोरिया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक आएगा प्रीप्यूबर्टल, प्रीप्यूबर्टल एमेनोरिया। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्यूबर्टल मीन्स प्यूबर्टी और प्री मीन्स पहले। तो मीन्स जब जो फीमेल है या जो गर्ल है उसके अंदर प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, एमेनोरिया होता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होता है उसके अंदर, तो वो हो गया आपका प्री प्यूबर्टल। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो जो प्यूबर्टी की जो एज है दैट इज 8 to 13 ईयर्स जनरली, मतलब 8 से 13 साल के बीच में जो आपने प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स है और जो आप कह सकते हो जो सेक्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपीयर्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एवरेज हम मानते हैं इसको 11 ईयर्स। तो जो आपके जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस एज में आते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, मेनार्के। मेनार्के मीन्स द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इस एज से पहले, प्यूबर्टी से पहले जनरली क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। क्या फिजियोलॉजी होती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले या कह सकते हो प्यूबर्टी से पहले जो सेक्स हार्मोन्स है वो गर्ल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। जो सेकंड है दैट इज प्रेगनेंसी, ये भी एक टोटली क्या है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम का सेट डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो उस वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। जो थर्ड है दैट इज पोस्ट मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल मीन्स, मेनोपॉज किसको बोलते हैं, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मींस परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो परमानेंट सिजेशन जब मेंस्ट्रुएशन का होता है तो ये एक टोटली एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसके अंदर जो ओवरियन जो फंक्शन है
ओवरी का फंक्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना, तो जो ओवरी जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उसके अंदर, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनते हैं, तो उस वजह से मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है इसके अंदर। जो फोर्थ है दैट इज लैक्टेशनल। लैक्टेशनल का मतलब जब बेबी फीड करता है, तो जब बेबी फीड करता है आफ्टर डिलीवरी उस टाइम पर भी एमेनोरिया होता है। तो ये एमेनोरिया क्यों होता है, क्योंकि लैक्टेशनल के लिए एक हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, जो आपका इसमें लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको ये सीक्रेट करता है। तो ये प्रोलैक्टिन जब हाई अमाउंट में रहता है तो ये क्या करता है, एफएसएच को, जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और जो जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये इनको इनहिबिट कर देता है। तो इनको इनहिबिट करने की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है वो नहीं होता। तो ये टोटली आपकी फिजियोलॉजिकल है प्रोसेस, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझने के लिए है कि इन भाई जैसे कोई आपके पास में कोई गर्ल है, कोई ओपीडी में आ रही है, कोई मदर उसकी आ रही है, भाई जो मेरी लड़की है सपोज 11 इयर्स की हो गई है, 12 इयर्स की हो गई है, लेकिन अभी तक इसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो एट द टाइम आपको पता होना चाहिए कि अभी स्टिल टाइम इज देयर, अभी टाइम है, ये फिजियोलॉजिकल है, तो आपको उसको थोड़ा कन्विंस करना है कि अभी टाइम है, समय के साथ में ये चीज हो जाएगी। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल की एक मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है। जो सेकंड है दैट इज पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में इसमें दो कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखो पैथोलॉजिकल है, नाम से ही पता चल रहा है एमेनोरिया ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, मतलब एमेनोरिया होने के पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कारण होता है, ठीक है, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कारण उसमें होता है, कोई भी एक्यूट इलनेस हो सकता है या कोई दूसरा किसी ड्रग का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पैथोलॉजिकल। तो इसमें प्राइमरी और द सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी एमेनोरिया, इसमें क्या होता है कि ए यंग गर्ल not yet menstruate by her 16 years of age, ठीक है। तो प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है, जो एक यंग गर्ल होती है वो 16 इयर्स की हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों, मेंस्ट्रुएशन के लिए जो पीरियड बताया है दैट इज 8 to 13 इयर्स। प्यूबर्टी का ये टाइमिंग होता है, प्यूबर्टी का एक साइन होता है मेनार्के, ठीक है, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये भी एक प्यूबर्टी का साइन होता है। तो ये जनरली 8 to 13 इयर्स के बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी 14, 15, 16 तक लड़के की एज हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक बार भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज सेकेंड हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन whom menstruation has established previously। मतलब सेकेंडरी में कोई चीज एक बार प्राइमरी हो चुकी है तो सेकेंडरी उससे प्राइमरी से नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई भी फीमेल जिसके अंदर एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद किसी भी कारण से रुक जाए, और रुकने का भी एक इन्होंने ड्यूरेशन बताया दैट इज 3 to 6 मंथ, ठीक है, 3 to 6 मंथ। लेकिन इसको जनरली हम 3 to 6 का वेरिएशन इसलिए मानकर चलते हैं क्योंकि इसमें जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें दो कैटेगरी आप कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर कोई भी फीमेल है जिसके अंदर रेगुलर मेंसेस है विदाउट डिलेइंग, तो उसको अगर किसी भी कारण से 3 मंथ्स के लिए अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए है 3 मंथ्स आप लेकर चलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी किसी फीमेल में प्रीवियसली मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर होता है, कभी 1.5 महीने में, 2 महीने में, तो ऐसे केसेस में आपको एक अपर लिमिट तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जनरली 3 to 6 मंथ का पीरियड लेकर चलते हैं। तो मतलब एक बार मेंस्ट्रुएशन होने के बाद किसी भी कारण बस अगर 3 से 6 महीने के लिए
अगर मेंस्ट्रुएशन ना हो दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी। तो ऑब्वियसली एक बार कोई चीज हो चुकी है फिर सडनली बंद हो जाए तो देयर विल बी सम पैथोलॉजी। ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया है, इसमें जो एज बताई है ये वाली एज है, लेकिन फिर भी अगर 16 ईयर तक नहीं हो रहा है अगर मेंस्ट्रुएशन तो हम ये मानकर चलेंगे कि कोई ना कोई पैथोलॉजी है उसमें, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है आपका पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, अब जो प्राइमरी एमेनोरिया है और जो सेकेंडरी एमेनोरिया है उसकी डिटेल हम देखेंगे एक कि क्या क्या उसके कॉजेज है, क्या उसमें डायग्नोस कराना है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्या उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया। तो देखिए प्राइमरी एमेनोरिया के जो सबसे पहले हम देखेंगे कोजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो इसमें जो सबसे पहला जो कोज है दैट इज हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या हो गया कि इन सम केसेस ये देखा जाता है कि मदर है, अगर मदर को अगर ये था प्राइमरी एमेनोरिया अगर था तो गर्ल को या उनकी बेटी को भी चांसेस है कि थोड़ा सा प्राइमरी एमेनोरिया रहने के चांसेस रहते हैं उसको। ठीक है, जो दूसरा है दैट इज एबनॉर्मल क्रोमोसोम पैटर्न। ठीक है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम पैटर्न और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें भी जो सबसे जो मेन जो पॉइंट है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में देखिए जो जनरली हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ये 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, मतलब एक जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग रहता है, या ये बोल सकते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, आप ये बोल सकते हैं। तो इस एक जो मिसिंग जो एक्स क्रोमोसोम है जो ये, इसकी वजह से जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो इनर जो लाइनिंग है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, उस वजह से प्राइमरी एमेनोरिया रहता है, हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड है दैट इज सम डेवलपमेंटल डिफेक्ट, मींस कुछ डेवलपमेंटल या कुछ एनाटॉमिकल कुछ डिफेक्ट हो जाता है दैट इज कंजेनाइटल। तो इसमें जैसे वजाइनल अट्रेसिया, तो जो वजाइनल ओपनिंग है वो क्या रहती है इसके अंदर क्लोजिंग ऑफ द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और जो दूसरा है इनपरफोरेट हाइमन। इनपरफोरेट हाइमन में क्या होता है जो ये वजाइनल ओपनिंग है ये हाइमन से कवर हो जाती है, कंप्लीटली कवर, मतलब जो वजाइनल ओपनिंग है दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विद हाइमन। हाइमन एक आपकी थिन एक मेम्ब्रेन होती है जो वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है। तो ये है आपके कुछ एनाटॉमिकल कंजेनाइटल कुछ डिफेक्ट है जिनकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो जाता है। ठीक है, एक है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये प्राइमरी एमेनोरिया के लिए भी बहुत कॉमन है और सेकेंडरी के लिए भी। तो इसमें जो क्या होता है इसके अंदर एक बार थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू में एक बार बताऊंगी फास्ट उसमें। ये सबसे पहले क्या है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन मींस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की जो फंक्शनिंग है वो किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है। तो किसी भी कारण से मींस या तो सपोज कोई ट्यूमर हो, कोई इन्फेक्शन हो या कोई अदर कोई लीजन हो, तो उसकी वजह से जो है हार्मोनल जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से प्राइमरी एमेनोरिया रहता है। तो इसमें क्या होता है देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है GnRH रिलीज करता है। ये GnRH क्या करता है, GnRH ये क्या करता है जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, क्यों स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द FSH एंड LH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अभी जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है ओवरी के अंदर, ओवरी में ये क्या करता है फोलिकल को डेवलप करता है, फोलिकल को डेवलप करता है ये। तो ये जब ये फोलिकल धीरे धीरे जब ये डेवलप होता है तो ये साइमल्टेनियसली क्या करता है ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन क्या करता है जैसे जैसे ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ये क्या करेगा इस FSH को तो ये कम कर देता है, FSH को तो कम कर देता है बिकॉज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। ठीक है, और जो LH है इसको ये क्या करता है बढ़ा देता है। तो जो ये ईस्ट्रोजन है धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो फोलिकल है ये मैच्योर होता है, मैच्योर मींस जो ग्राफियन फोलिकल जो बनता है तो लगभग 18 to 20 mm उसका साइज जब हो जाता है तो वो होता है मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। ठीक है,
तो उसमें उस टाइम तक जो एस्ट्रोजन है ये भी पीक लेवल पर हो जाता है, ये जो LH है ये भी क्या होता है, अच्छा पीक लेवल पर चला जाता है। तो ये जो बिल्कुल जो मैक्सिमम जो होता है LH, उसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज। तो इस LH सर्ज की वजह से जो ये फोलिकल है ये क्या हो जाता है, वेल डेवलप हो जाता है। इसमें से फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन फिम्रे जो अपना फैलोपियन जो ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है उससे वो उठा लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ले जाया जाता है, जहां से अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो एस्ट्रोजन जो था इसका लेवल हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्लियर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ये एस्ट्रोजन है इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो ये फोलिकल जो रैप्चर हुआ था जिसमें से ओव्यूलेशन निकल गया था, जो इसका जो लास्ट जो पार्ट है फोलिकल का जो रेजिड्यू पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, और जब तक प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो ये जो इसका प्रोडक्शन है कंटिन्यू रहता है टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है उसी से ही प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी होती तो ये वाला हो गया, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन जो सीक्रेट करता है ये प्रोजेस्टेरोन भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इधर से एस्ट्रोजन कम हो गया, इधर से प्रोजेस्टेरोन कम हो गया। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होगा वापिस से हाइपोथैलेमस को, जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होता है हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है और हाइपोथैलेमस अगेन क्या करता है, GnRH रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट, और अगेन जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। सेम इधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, कम होते इधर से सिग्नल मिलते ही फिर से साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये है एक नॉर्मल फिनोमिना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैंने बताया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन किसी भी कारण से इसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए या इसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्लाइमेटिक जो आपकी वेदर जो कंडीशंस होती है उससे भी जो है एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया वो इफेक्ट होता है। जैसे कुछ हॉट प्लेसेस होते हैं तो वहां पर जो मेनार्क है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और अगर कुछ कोल्ड अगर कुछ एरियाज है उनके अंदर हो सकता है जो मेनार्क है हॉट क्लाइमेटिक रीजन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेट आए, तो ये भी एक रीजन आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है दैट इज मेटाबॉलिक फैक्टर। मेटाबॉलिक मींस जैसे डायबिटीज है अगर गर्ल को तो उसकी वजह से भी प्राइमरी एमेनोरिया रहता है। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन और वेरी लो वेट, बहुत ही ज्यादा या तो माल न्यूट्रिशियस कंडीशन है अगर लड़की की, या बहुत ही ज्यादा उसका एक्सट्रीम वेट कम है, तो इसमें भी क्या रहता है, प्राइमरी एमेनोरिया देखा जाता है। तो ये सभी है जो प्राइमरी एमेनोरिया की कोजेज है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर, तो जो मेन जो क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है प्राइमरी एमेनोरिया में दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये सबसे मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ में अगर और क्लिनिकल अगर कुछ मिलने की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में मिल सकता है, जैसे सपोज करो मैंने बताया है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कुछ पैथोलॉजी है, कुछ हो सकता है कि कुछ ट्यूमर है या कुछ अदर लीजन है, तो उसकी वजह से माइट बी हैविंग हेडेक हो सकता है उसको, तो इन कारण से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एक्स्ट्रा कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी साथ में रहे, लेकिन जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक, ओके। उसके बाद में है जो नेक्स्ट दैट इज डायग्नोसिस। तो देखो डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया है तो जो दो है, जो एक तो थोरोली हिस्ट्री टेकिंग, ये तो सभी में ही आपको एक चीजें लेकर चलनी है, थोरोली हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री टेकिंग
जो सेकंड जो है आप जो करा सकते हो, करा नहीं सकते, करना है आपको, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल में भी स्पेशली जो पेल्विक एग्जामिनेशन है, पेल्विक एग्जामिनेशन आपको करना है। उसके बाद में और क्या करना है आपको, यूएसजी या कुछ एमआरआई अकॉर्डिंग टू नीड। और अगर कुछ हॉर्मोनल्स रिलेटेड है तो आप उसमें क्या करेंगे, हार्मोनल प्रोफाइल। तो हार्मोनल प्रोफाइल में आपका एफएसएच, एलएच और आपका थायराइड, आपको एक बार सारा हार्मोनल प्रोफाइल देखना है उसका। और एक जो लास्ट है दैट इज जेनेटिक टेस्टिंग। तो मैंने बताया है जो जेनेटिक जो है आपका कहाँ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इससे रिलेटेड उस जीन्स में एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए जेनेटिक हम उसके टेस्टिंग कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज ट्रीटमेंट। तो देखो जो ट्रीटमेंट है इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया और आइदर सेकेंडरी एमेनोरिया। तो अगर ऐसा है कुछ, अगर एबनॉर्मल कुछ क्रोमोसोम है तो वो उससे डिटेक्ट करना है, और जो सब कुछ अगर डेवलपमेंटल या कुछ एनाटॉमिकल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करेंगे, सर्जिकल अप्रोच हम करेंगे, सर्जिकल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कुछ रिलेटेड है, कुछ पिट्यूटरी ट्यूमर है तो सर्जरी करनी है, सर्जिकल अप्रोच करना है। या उसको अब क्या करेंगे, जो हार्मोन्स जो उसको थेरेपी है वो आपको देनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अगर मेटाबॉलिक कुछ फैक्टर है, डायबिटीज है तो एंटी डायबिटीज देनी है या डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना है। और कुछ माल न्यूट्रिशन है या वेरी लो वेट है तो उसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। तो ये सब चीजें हैं, मीन्स जो ट्रीटमेंट है ये कोर्स के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो प्राइमरी एमेनोरिया है ये समझ में आ गया। अब इसके जो नेक्स्ट है वो है सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो सेकेंडरी एमेनोरिया में कुछ कॉजेस सेम ही है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। तो देखिए जो सेकेंडरी एमेनोरिया, पहले इसके कॉजेस देखेंगे। तो जो कॉजेस है सेकेंडरी एमेनोरिया के, उसमें जो फर्स्ट कॉजेस है दैट इज प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी है। दूसरा जो कॉज है दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन, ठीक है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ टाइप्स के अंदर। उसके बाद है मीनोपॉज, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, ये मैंने अभी प्राइमरी एमेनोरिया में आपको बता दिया है, तो सेम यहाँ पर भी सेम पैथोलॉजी रहेगी। नेक्स्ट है चेंज इन द वेट। चेंज इन द वेट मतलब या तो जो वेट है वो सडनली गेन हो जाए या सडनली क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए। दोनों भी सिचुएशन के अंदर सेकेंडरी एमेनोरिया के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस एंड माल न्यूट्रिशन, मतलब स्ट्रेस और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे सेकेंडरी एमेनोरिया को इंड्यूस करता है, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस जो क्या करता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको डिस्टर्ब करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर में भी स्पेशली सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो सेरोटोनिन है उसके लेवल को कम कर देता है। तो उसकी वजह से जो नर्व इंपल्सेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो मेंस्ट्रुएशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद माल न्यूट्रिशन है, बहुत ही ज्यादा अगर माल न्यूट्रिशियस अगर हो गया है या वेट अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव, उसके पहले है पीसीओएस, पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, जो आपकी ओवरीज है, जो ये ओवरीज है, ओवरीज क्या हो जाती है, बहुत सारी सिस्ट हो जाती है ओवरीज पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरी का जो फंक्शन है, जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होता है और अल्टीमेटली आपका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में है डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटस, उसमें भी क्या होता है आपका सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। नेक्स्ट इज द ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, नाम से ही पता चल रहा है बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के लिए जो ये एंडोमेट्रियम है ये थिक होनी चाहिए, ये थिक होती है तभी इसकी शेडिंग होती है, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो ऑलरेडी इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब ये पहले से ही बहुत ज्यादा थिन रहती है एंडोमेट्रियम, तो शेडिंग नहीं होता है कुछ भी, इसलिए मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रही है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर में मेनली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तो इसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है।
नेक्स्ट इज द प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी, ये मैंने पहले भी बताया है, इसको और भी क्या बताया था मैंने, एसरमैन सिंड्रोम, ये पहले भी आया है। एसरमैन सिंड्रोम क्या होता है, कोई भी यूट्रस के अंदर प्रीवियस सर्जरी कभी हुई होती है, उसकी वजह से विद टाइम जो यूट्रस है उसके अंदर स्कार टिश्यू बन जाते हैं, एडेसेंस हो जाती है आपस में, जो मैंने बताया था पहले भी, बहुत ज्यादा ऐसे कंजेशन टाइप के कुछ टिश्यूज है, स्कार टिश्यूज है, एक तरीके से उलझ जाते हैं वो, तो उसको बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। जैसे पहले कभी सपोज करो डीएनसी हुई है, तो उसकी वजह से एसरमैन सिंड्रोम हो गया, और उससे क्या होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन, मींस यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, जो बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स है वो हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। या तो हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए, और ओरल से भी जो स्पेशली जो बहुत कॉमन है दैट इज इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसकी, जैसे इंजेक्टेबल, इसमें भी स्पेशली डेपोवेरा, डेपोवेरा एक इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसको लेने से भी बहुत बार सेकेंडरी एमेनोरिया देखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेस। अब कॉजेस के बाद में सेम चीज यहाँ पर आएगा, क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मैंने पहले भी बताया है, प्राइमरी एमेनोरिया में भी जो फर्स्ट जो क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल फीचर है, दैट विल बी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो रहेगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, साथ में जो भी कोज है, इन कोज की वजह से कुछ सिम्टम मिल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मीनोपॉज है तो उसकी वजह से जो मीनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कि बहुत ज्यादा ऐसे गर्म एकदम से महसूस होना, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, लॉस ऑफ स्लीप उसमें हो जाता है, स्ट्रेस में भी यही सारी चीजें होती है। माल न्यूट्रिशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। अगर कुछ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन है तो मींस कुछ पिट्यूटरी में ट्यूमर वगैरह होगा, उसकी वजह से हेडेक उसको मिल सकता है। अगर कुछ एंडोक्राइन कोज है, मींस वंस अगेन रिलेटेड टू हार्मोन्स है, तो पीसीओएस है सपोज, तो पीसीओएस के अंदर जो पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे हिर्सुटिज्म, बहुत ज्यादा फेशियल हेयर या चेस्ट पे हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एसोसिएटेड मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में है डायग्नोस। तो देखो डायग्नोस के लिए फिर वही चीज आ रही है, सबसे पहले हिस्ट्री, थोरोली हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। बहुत ही केयरफुल, बहुत ही डीप आपको हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। सेकंड जो है हिस्ट्री के अलावा दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और इसमें भी स्पेशली पेल्विक एग्जामिनेशन ये करेंगे। जो थर्ड जो है दैट इज वंस अगेन हार्मोनल टेस्टिंग या हार्मोनल प्रोफाइल। ठीक है, हार्मोनल प्रोफाइल, इसमें आपका वही टीएसएच है, एलएच है, और आपका जो थायराइड है, क्योंकि थायराइड भी इसमें एक कारण होता है जो आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये भी एक हम इसमें लेकर चलेंगे, तो थायराइड का भी टेस्ट कराना आपको। उसके बाद में जो फोर्थ है सबसे, दैट इज प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट है क्योंकि प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉज, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना है। उसके अलावा है यूएसजी करा सकते हैं, और यूएसजी के बाद में और है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी में क्या होता है, एक हिस्टेरोस्कोप एक लेप्रोस्कोप की तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको वजाइनल जो आपकी कैनाल है उसके थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं, उसको इंसर्ट करके स्क्रीन के ऊपर जो अंदर की जो पैथोलॉजी है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टेरोस्कोपी, यूएसजी हो गया, प्रेगनेंसी, हार्मोनल। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो देखो ट्रीटमेंट की मैं फिर बात कर रही हूँ, जो ट्रीटमेंट है इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द कोज। अब कोज के हिसाब से अगर चलते हैं तो जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन है सपोज करो, आपको पता चल गया, तो आप उसको क्या देंगे, हार्मोनल थेरेपी आप उसको देंगे पेशेंट को। ठीक है, अगर स्ट्रेस है तो एंटी स्ट्रेस थेरेपी में उसको साइकोलॉजिकल आपको पेशेंट को समझाना है कि टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, या और कुछ भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो पेशेंट को आपको बतानी है। अगर माल न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशियस डाइट उसको आपको एडवाइस करना है। उसके अलावा पीसीओएस है तो अगेन हार्मोनल थेरेपी देना है पेशेंट को। डायबिटीज है तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अगर ट्यूबरकुलर है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको देना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मींस
जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है, कोई भी कारण, उस कारण को आपको बंद करना है, मीन्स उस कारण को हटाना है। अगर एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हो उसकी वजह से हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव बंद करनी है। ऐसा नहीं है कि बंद करके दूसरी तरफ पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए, या तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। कैंसर जो ट्रीटमेंट है वो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में जो प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी से एसएमएन जो सिंड्रोम्स है, ठीक है, या तो ये हो एसएमएन सिंड्रोम कोई हो गया हो, या कोई पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो, ठीक है, तो इन केसेस में क्या करेंगे, सर्जिकल अप्रोच, ट्यूमर को रिमूव करेंगे, और जो एसएमएन सिंड्रोम्स के अंदर जो स्कार टिश्यू जो बन गए हैं उनको भी सर्जिकल अप्रोच से उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और तो ये सब है जो डिपेंड है इन सब चीजों पे कि कोज के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट की अप्रोच करनी है। तो ये सभी है आपका डिटेल ऑफ एमेनोरिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।